लास्ट टाइम हमने जो करा था आई गेस वो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर करा था शायद, एम आई राइट? तो चलिए उस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम डीसी सर्किट मतलब रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन इन सीरीज, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल एंड ऑल दोस स्टफ्स वी विल डिस्कस। ठीक है, तो वो हम करेंगे, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द रेजिस्टेंस और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। So I'll just remind you first the formula. Formula was like this: कि final resistance is nothing but initial resistance multiplied by 1 plus of alpha times of delta t. ठीक है, where alpha is what? Alpha is the thermal coefficient of resistance. Delta t is the change of temperature. Undoubtedly, it will be in degree centigrade. You don't need to convert it into Kelvin. केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन इन डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। अब इस पे बेस्ड मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टू न्यूमेरिकल्स ओनली, बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो देखिए दो क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन है सर मेरा, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, कि सर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द इनिशियल रेजिस्टेंस of a wire or of a conductor is equal to 7.20 ohm, 7.20 ohm, and at 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade this resistance becomes equal to 8.00 ohm. आपसे सवाल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि at what temperature, at what temperature resistance will become equal to 7.80 ohm. At what temperature do you think the resistance will become 7.80 ohm? देखिए सर क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन डेटा। जो आपको कंडीशन मैंने दिया उससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कोई बहुत खतरनाक काम नहीं करना आपको। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और सर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, कि आपसे बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द रेजिस्टेंस इज 7.20 ओम, एंड व्हेन यू मेक द टेम्परेचर 100 तो रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू 8.00 ओम, मतलब 8 ओम हो जाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब कितने टेम्परेचर पर आपका जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू 7.80 ओम। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर दो चीजें नहीं पता। एक तो अल्फा नहीं पता, और एक वो टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जिस पर रेजिस्टेंस विल बिकम 7.8 ओम। आई विल रिपीट इट अगेन, कि आपको अल्फा की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो आपको नहीं पता है। अल्फा इज नॉट गिवन टू यू। बिना अल्फा के आपको क्या निकालना है? आपको वो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है जिस टेम्परेचर पर द रेजिस्टेंस विल बिकम 7.80 ओम। तो लेट अस सॉल्व। भाई अगर आप ये पहली जो दो कंडीशन आपको गिवन है ना, कि 0 और 100 की, तो मतलब फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 और 100 के लिए बात करते हैं। तो वी कैन कंसीडर द 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज योर इनिशियल टेम्परेचर, एंड वी कैन कंसीडर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज योर फाइनल टेम्परेचर। भाई 0 को आप इनिशियल मान लीजिए, 100 को आप फाइनल मान लीजिए, एंड फ्रॉम देयर बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्यों सर? क्योंकि 100 पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है 8, 0 पे जो आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 7.2 into 1 plus of alpha multiplied by delta t. Delta t is nothing but final temperature minus of initial temperature. This is your delta t. तो देखो यहाँ से अल्फा निकल आएगा, तो ये हो जाएगा सर 8/7.2। सिंप्लीफाई करोगे ये 1 प्लस ऑफ 100 टाइम्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए आप, तो ये आ जाएगा 100 अल्फा इज इक्वल टू 8/7.2 माइनस ऑफ 1। तो ये आ जाएगा सर 100 अल्फा is equal to 8 minus of 7.2 will be equal to 0.8 divided by 7.2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8 divided by 7.2 multiplied by 100। ये 100 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा। I hope this becomes equal to 720 if I'm not wrong. This becomes equal to 720. So we have got the value of alpha. The unit will be per degree centigrade. Unit will be per degree centigrade. ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता चल गई। But our question is not to find alpha. Our question was to find the temperature at which the resistance will be 7.80 ohm.
तो चलिए ये पता करते हैं। अब इसके लिए फिर से कोई भी दो कंसीडर कर लो, या तो आप इन दोनों को कंसीडर कर लो इनिशियल एंड फाइनल केस, या आप जीरो और इसको कंसीडर कर लो इनिशियल एंड फाइनल केस। तो बेटर इज टू यूज जीरो एंड द अनदर टेम्परेचर, क्योंकि जीरो से फायदा ये होगा कि एक टर्म जीरो रहता है। तो भाई जीरो और टी डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टी वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए क्या करोगे सर? तो इसमें 0 और टी में फाइनल आपका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 7.8, क्योंकि टी विल बी ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स। This is equal to 7.2 multiplied by 1 plus of alpha multiplied by delta t. Delta t is t minus of 0. I hope you got my point. चलिए सर, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको सिंपलीफाई कर देता हूं मैं थोड़ा और, कि भाई कुछ नहीं करना आपको, ये 7.8 डिवाइडेड बाय 7.2 कर लीजिएगा इस तरफ। 7.8 डिवाइडेड बाय 7.2 इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अल्फा टी। तो अल्फा टी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 7.8 अपॉन 7.2 माइनस ऑफ 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा टी इज इक्वल टू 7.8 माइनस ऑफ 7.2, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाय 7.2। तो आपकी जो टी की वैल्यू है that t will be equal to 0.6 divided by 7.2 multiplied by alpha. And what is the value of alpha? So alpha we have calculated at 0.8 divided by 720. तो ये आपकी जो t की वैल्यू है that will be equal to 0.6 multiplied by 720 divided by 7.2 into 0.8. ये आप solve करेंगे, you will get the value of final temperature. So I'm not going to solve कर लेना, ठीक है? अगर सही से सॉल्व करोगे दैट विल बी योर आंसर, बिकॉज आई डोंट हैव आंसर विथ मी एज आई एम टेकिंग सम रैंडम डेटा, सो इवन आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज राइट दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। A current of 2.2 ampere flows, FLOWS. A current of 2.2 ampere flows. A current of 2.2 ampere flows through a conductor when a cell of 220 volt is connected across it. ठीक है, आगे लिखिए। This current settles to a steady value of 2 ampere after some time. Find the steady temperature. लिख लिया तो इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए। Room temperature is 30 degree centigrade and alpha equal to 1.2 into 10 to the power minus 2 per degree centigrade. चलिए सर क्वेश्चन समझते हैं। आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक। तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा तो आगे बात करते हैं सर। तो अब आप क्वेश्चन समझिए, पहले तो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन है क्या। अब देखो सर, एक बात समझो सर, आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम सुना होगा ना आप लोगों ने क्लास 10th में। Have you ever heard something called as heating effect of current? कि जब भी करंट फ्लो करता है थ्रू अ वायर तो हीट प्रोड्यूस होती है, एंड व्हेन द हीट विल प्रोड्यूस ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द वायर विल राइज। ध्यान से समझना सर, करंट फ्लो कराइए, तो द मोमेंट यू स्टार्टेड फ्लोइंग द करंट थ्रू अ वायर, एट दैट मोमेंट इनिशियल टेम्परेचर वायर का उतना ही होगा जितना रूम टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे मैं आपसे कहूं कि ये कोई रेजिस्टर है या कोई वायर है, ये सेल लगा रखा है हमने, और यहाँ पर वी हैव अ स्विच, ये एक स्विच है, ठीक है? जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे अ करंट विल फ्लो। अब करंट के फ्लो होते ही के साथ हम ये नहीं कह सकते कि इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही करंट फ्लो हुआ, मैं उस इंस्टेंट पे इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, लेट अस से जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच को क्लोज किया है उस इंस्टेंट को मैं टी इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो एट दैट इंस्टेंट मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर that is nothing but 30 डिग्री सेंटीग्रेड, it would be 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर होगा ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर मैंने आपको इतना ही बोला है। नाउ व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, अब जब करंट ये कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इस वायर का रेजिस्टेंस विल राइज, सॉरी टेम्परेचर विल राइज। पहले तो ये समझो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। व्हाई द टेम्परेचर विल राइज? तो पॉइंट ये कि सर जब भी आप किसी भी वायर के थ्रू करंट पास करोगे तो हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वायर, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? विल इट रिमेन सेम और इट विल आल्सो इंक्रीज?
सर इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अनडाउटेडली इंक्रीज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सीधी बात है। अब जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल इंक्रीज, डोंट यू थिंक करंट विल डिक्रीज? बिकॉज करंट क्या होता है? करंट होता है डेल्टा वी बाय आर। ऑल्दो आपका ये सेल का वोल्टेज आपने चेंज नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन दिस रेजिस्टेंस, तो करंट अल्टीमेटली क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो यही क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला? क्वेश्चन में बोला क्वेश्चन में बोला कि एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब जिस इंस्टेंट पे यू जस्ट क्लोज्ड द स्विच, मतलब इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर जो करंट है वो आपका 2.2 एम्पियर है। करंट की वैल्यू आपकी कितनी है? तो दैट इज नथिंग बट 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर इज द करंट। करंट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ये आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये कब है? एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, एज द करंट फ्लोज टेम्परेचर विल राइज। तो आपका करंट रिड्यूसेस टू 2 एम्पियर। उसी करंट को स्टेडी करंट कहा गया है। और वो किस टेम्परेचर पे करंट विल बिकम 2 एम्पियर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। The demand of this question is simply to calculate the temperature at which the current becomes 2 ampere. Why the current will reduce? वो भी आपको बता दिया है कि it will drop down due to the increase in resistance. And why the resistance will increase? वो भी आपको बता दिया है कि it will increase due to the increase in temperature. Why the temperature will increase? तो हम जानते हैं कि whenever current flows, it produces heat energy. Is it clear? तो चलिए सर, पहली बात, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो हम इसका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट ये कर सकते हैं। वी आर यूजिंग ओम्स लॉ टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा वी कितना? 220 डिवाइडेड बाय करंट कितना? 2.2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इनिशियल वाला? इनिशियल रेजिस्टेंस इज 100 ओम। क्या बोलते हो दोस्त? मतलब द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 ओम। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सर वो टाइम जिस पे हमें निकाला है, एट सम टाइम, एट सम फाइनल टाइम इक्वल टू टी, जब करंट आपका कितना हो गया? करंट आपका 2 एम्पियर हो गया। ये वाला टेम्परेचर क्या है ये हमें नहीं पता, दिस व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट। बट हम इसका फाइनल रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। एंड फॉर दैट अगेन वी विल बी यूजिंग डेल्टा आई, आई डैश कर देता हूं इसको। तो डेल्टा वी तो इज स्टिल सेम, सेल का जो वोल्टेज है वो अभी भी 220 वोल्ट है, but the current becomes equal to 2 ampere, hence this will become equal to 110 ohm. Am I correct beta? So you know the initial resistance at the temperature of 30 degree centigrade, you know the final resistance, and you have to calculate the final temperature, और आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो आप फिर से ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो आर फाइनल को आप क्या लिखेंगे? दैट विल बी इक्वल टू 110। आर इनिशियल को क्या लिखेंगे आप? 100 इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा। आई होप अल्फा जो मैंने दिया है वो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है। और डेल्टा टी क्या होएगा? तो डेल्टा टी वुड बी फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए टी है और इनिशियल इज 30, तो टी माइनस ऑफ 30। क्लियर है सर? तो ये जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 11/10 माइनस ऑफ 1। मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं 1 को इस तरफ ले आया लेफ्ट साइड पे। तो दिस विल बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टी माइनस ऑफ 30। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ से टी माइनस ऑफ 30 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1.2, ये आ जाएगा सर 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1। ठीक है, प्लस ऑफ 30। सॉल्व कर सकते हो आप लोग। t इज इक्वल टू ये 10 ऊपर लेके चले जाओ तो इट विल बिकम पॉजिटिव 1.2 प्लस ऑफ 30। ये सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल आंसर आ जाए। तो द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ वी मूव टू द सर्किट प्रॉब्लम्स। आई मीन अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसी में फिर हम कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करेंगे।
तो अब जो हमारा डिस्कशन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चलिए लिख लीजिए टॉपिक का नाम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ऐसा ही कुछ आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। इन द केस ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो आपको पता है कि दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, another one is called as parallel combination. So in the case of capacitor also you had already dealt with this series and parallel combination. इस चैप्टर में आपको दो बार ऐसा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डील करना है। वन इज विथ रेजिस्टर्स एंड अनदर वन विल बी विथ सेल। सेल को भी सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं जैसे हम रेजिस्टर को करते हैं। तो अभी तो पहले हमारा डिस्कशन रेजिस्टर पे है। तो सर पहला जो केस है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि ये रेजिस्टर्स ले लीजिए और ये रेजिस्टर इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ सम वोल्टेज V। और ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी बच्चों। R1 R2 R3। तो अनडाउटेडली इन दिस केस सम करंट विल फ्लो। और एक बात तो ऑब्वियस है कि ये जो टोटल करंट है दैट विल बी सेम इन ऑल दिस थ्री रेजिस्टर। एम आई करेक्ट? तीनों रेजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज करंट हैज नो अदर पाथ टू डिवाइड, it has only one path to flow from one end of the resistance combination to another end. तो ये पूरी सर्किट को आप एक सिंगल रेजिस्टर से, इफ यू वांट टू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रेजिस्टर, तो यू कैन डू दैट ओनली व्हेन, जब आपका यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आप मानेंगे इस सेल के अक्रॉस, तो वो लगाने पर इतना ही करंट फ्लो हो इस सिंगल केस में भी जितना इस पूरे तीन रेजिस्टर के केस में फ्लो कर रहा है, देन ओनली आई कैन क्लेम दैट द टू सर्किट्स आर आइडेंटिकल। तभी मैं ये कह सकता हूं कि द होल ऑफ दिस थ्री कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सिंगल वन R इक्विवेलेंट। ठीक है, बच्चे को ऐसा लगता है कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि R इक्विवेलेंट का मतलब हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई उसको ऐसा लगता है, देखो किसी बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है। एक बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा कि सर R इक्विवेलेंट है तो इसको आप डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दीजिए, ऐसा क्यों होता है? कहीं पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कर रहे हैं, कहीं पर आप तीनों का सम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल भी दिया मुझे कि मान लीजिए कि दो लोग हैं एंड बोथ ऑफ देम हैज 10,000 ईच। तो अगर दोनों का नेट सम लिया जाए तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ द टू अमाउंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 20,000। तो फिर वही काम आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? तो देखो एक बात समझो, वहां पर दोनों का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी आप इक्वल इसलिए कह रहे हो क्योंकि जो दोनों मिलके जो दे रहे हैं उसका सिर्फ आप सम ले रहे हो। बट यहाँ पर दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्किट। सर्किट में दो सर्किट को हम आइडेंटिकल तब कहेंगे कि जब उसमें करंट की वैल्यू सेम हो, तभी हम उसको आइडेंटिकल कह सकते हैं। एंड टू हैव दैट आइडेंटिकल सर्किट R इक्विवेलेंट सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इसमें दो अलग अलग केसेस बनते हैं। खैर मुझे नहीं पता आप कितना समझे, बट दिस इज द रियलिटी। तो देखिए सर R इक्विवेलेंट, तो इस केस में हम निकालते कैसे हैं? तो एक बात याद रखिए कि सर इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 मान लूं और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 मान लूं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, ये वोल्टेज V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 की वैल्यू कितनी होगी IR2, V3 की वैल्यू कितनी होगी IR3। और इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उतना ही होगा जितना सेल का है, क्योंकि सेल का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सिंगल रेजिस्टर ऑफ R इक्विवेलेंट। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, देखो V कैन बी रिटन एज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो आपका ये टोटल वोल्टेज था V विच डिवाइड्स इनटू थ्री पार्ट्स। तो अगर इन तीनों का अपन सम ले लें तो इन तीनों का सम लेने पर दिस शुड बी इक्वल टू द V। ठीक है, मतलब वोल्टेज ऑफ द सिंगल सेल उसके बराबर आना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट IR1 प्लस ऑफ IR2 प्लस ऑफ IR3। आप ऐसे लिख दीजिए, तो I से I विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। ये आप लिख सकते हैं, दिस विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आप लोगों को पहले ही से पता है। करता हूं कि अगर मान लीजिए कि इफ यू हैव टू रेजिस्टर्स, ये दो रेजिस्टर हैं, यहां से कुछ करंट आई फ्लो हुआ, लेट दैट रेजिस्टर बी ऑफ रेजिस्टेंस R1, दूसरा वाले का रेजिस्टेंस इज R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V2। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि सर इसमें जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इस वाले में भी जा रहा है। तो I को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V1 अपॉन R1 बिकॉज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
और I को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V2 डिवाइडेड बाय R2। तो दोनों ही करंट सेम है, इसका मतलब वी कैन इवन राइट दिस एज V1 अपॉन R1 इज नथिंग बट V2 अपॉन R2, दे आर इक्वल, राइट। तो इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। मैं ये कह सकता हूँ, मतलब वोल्टेज का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस का रेशियो। इसका मतलब इससे आप ये भी कह सकते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये कि सर इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड होगा एंड इट विल डिवाइड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। मतलब हर रेजिस्टर में कितना कितना वोल्टेज फ्लो करेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। दूसरा वाला कॉम्बिनेशन आप सबको मालूम होगा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो दैट इज नथिंग बट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसा कैपेसिटर में होता था, वहां पर मैंने बोला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज डिवाइड होगा, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट विल डिवाइड, तो यहाँ पर चार्ज का काम कौन कर रहा है? करंट। तो यहाँ पर करंट डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि दीज आर द रेजिस्टर्स दैट यू हैव, ये एक रेजिस्टर, ये दो रेजिस्टर, ये तीन रेजिस्टर, यू कैन हैव टू रेजिस्टर और मोर देन टू रेजिस्टर, डजंट मैटर। आपने इसके अक्रॉस कोई सेल लगा दिया इस तरह से, V वोल्ट का सेल। आप इस पूरे सर्किट को यू कैन रिप्लेस बाय अ सिंगल रेजिस्टर इफ एंड ओनली इफ when the current in both of these combination is same, या करंट इन बोथ ऑफ दिस सर्किट आर सेम, तभी आप इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। मान लो ये R इक्विवेलेंट है, ये V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि मान लीजिए यहां से कुछ करंट आया, लेट दैट करंट बी I। तो जब ये करंट आगे फ्लो करेगा, व्हेन द करंट विल फ्लो फर्दर, तो इसको यहाँ पर इट विल हैव थ्री पाथ टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और करंट की प्रॉपर्टी है बेटा कि उसको जितने पाथ मिलेंगे इन दोज पाथ्स इट गेट डिवाइडेड। अब वो इक्वली डिवाइड होगा या इक्वली डिवाइड नहीं होगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि रेजिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, बट इट विल डिवाइड। द पॉइंट इज कि इट विल डिवाइड। तो इसका डिवीजन तो होना है। मान लो यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, यहां से करंट आया I3, और इस करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना करंट आया उतना ही करंट निकलेगा और सारा करंट फिर से ऐड होगा एंड यू विल अल्टीमेटली गेट I। ठीक है, करंट जितना फ्लो होके अंदर आके डिवाइड हुआ, अगर आप उस फिर से करंट को देखेंगे तो करंट फिर से डिवाइड होगा, और डिवाइड होके जब बाहर निकलेगा तो दे विल अगेन ऐड अप, और ऐड होके फिर से वो कितना बन जाएगा, दैट विल अगेन बिकम इक्वल टू I। ठीक है, तो करंट फिर से I बन जाएगा। तो आप देखिए सर, इसमें अगर आप देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहली बात तो ये होगी करंट डिवाइड्स। इसकी दूसरी खास बात देखेंगे आप तो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए, टेक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द रेजिस्टर, आप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए, यू विल गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, मैंने आपको एक सिखाया था ना कि सेल के अगर एक एंड पे जीरो कर देंगे तो दूसरा एंड जीरो होगा, V होगा, तो यहाँ पर V। तो इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, बिकॉज कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। भाई समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? और इसी तरह से यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। तो मुझे एक बात बताइए कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस V माइनस जीरो है या नहीं है बेटे? क्या बोलते हैं आप लोग? यस सर। एवरीवेयर यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस एज V माइनस जीरो। देखो ऊपर वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो, नीचे वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो, नीचे वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो। तो हर जगह यू आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, V माइनस जीरो एंड V माइनस जीरो। चलिए सर, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, सबके अक्रॉस क्या सेम है? सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है सबके अक्रॉस। तो अगर आपके सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है और तीनों करंट का सम I के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। करंट होता क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सबका अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो V1 अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस ऑफ V अपॉन R3, ठीक है, इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो V से V विल कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बचपन से आप जानते हैं, प्लस 1 अपॉन R3 और एंड सो ऑन, दिस यू विल गेट। इसका मतलब जानते हो, इसमें एक बात याद रखना, बिकॉज तुम लोग नीट वाले हो, तो इसमें एक बात और याद रखना कि इस केस में आप ये कह सकते हो कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, इस केस में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट यू गेट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आल्सो। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। एक रेजिस्टर लिया 2 ओम का और एक रेजिस्टर लिया 4 ओम का और दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो एक बात ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मैं ये करके दिखा देता हूं ताकि सबको बात समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने देखा था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये मान लीजिए 2 ओम है और ये 4 ओम है, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 आप लिखेंगे। एलसीएम आएगा तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा सर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अगर आप 4 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 से भी छोटा होगा या नहीं होगा? सर 4 को 3 से डिवाइड करिए, 2 से छोटा आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। सब नहीं बोलते हैं ना, अफसोस हो जाता है। खैर, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्मॉलेस्ट, जो मतलब 2 और 4 में जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो कौन है? तो दैट इज 2 ओम, और आपका जो इक्विवेलेंट आया है वो उससे भी छोटा आया है। The equivalent that you have got is even smaller than that of that. तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में you need to remember the fact कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हर रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से छोटा होगा, ठीक है? इवन इट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द इवन लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसी में एक दो और बातें कर लेते हैं। सर इसी केस में अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका ये रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये R1 ये R2, तो आपने बोला if the current flows I from the circuit, so it will get divided into 2 branch, one will be I1 and another one will be I2। अब जो ये I1 और I2 डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मुझे एक बात पता है कि although the current divides, the voltage difference across each resistor has to be same। वोल्टेज डिफरेंस जो है हर रेजिस्टर के अक्रॉस वो तो सेम ही होगा ना, वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? वोल्टेज डिफरेंस सेम आना है, मतलब इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज का डिफरेंस वही है। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर आप ध्यान से देखें तो V विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है I1 R1 एंड V कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू I2 R2 बिकॉज दोनों रेजिस्टर में वोल्टेज का डिफरेंस मैंने बोला सेम है, बट इंडिविजुअली दोनों का करंट भी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, बट द प्रोडक्ट इज सेम। तो मैं ये कह सकता हूं सर I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिखा जा सकता है बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन इज सेम। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? R2 अपॉन R1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिखाई देगा कि करंट इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो अच्छे से, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इनवर्स रेशियो। इसका मतलब हायर इज द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट एंड लेस इज द रेजिस्टेंस हायर विल बी द करंट। होना भी चाहिए, रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, सीधी बात है। तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो बेटा कि I1 is to I2 is to I3। अगर मुझे करंट का रेशियो देखना हो तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3। इसका मतलब है कि I can divide the current in the inverse ratio of the resistance in any given circuit if the combination is in parallel। तो देखिए सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आ गई। देखिए मान लीजिए एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ फिर से एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, और फिर से यहाँ एक रेजिस्टर। ये आपकी एक रेजिस्टर्स की सर्किट है। आपको बोला कि ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, ठीक है? ये R R R R R R R R R R। आपको पूछा जा रहा है कि भाई R इक्विवेलेंट बताइए। R इक्विवेलेंट कितना होगा अक्रॉस P एंड Q? अक्रॉस P एंड Q you have to find out the R equivalent across P and Q। will you try to solve? Can you identify series Yes, and parallel sir. in this case? ये दोनों पहले बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? How these two are connected? सीरीज और पैरेलल। सीरीज सीधा सीधा ये हो गया 2R। अब ये 2R इस R के साथ कैसे कनेक्टेड होगा? मतलब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं एंड आई जस्ट कनेक्ट अ रेजिस्टर ऑफ 2R ओम,
तो दिस 2R एंड दिस R, हाउ आर दे कनेक्टेड, सीरीज और पैरेलल? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सर? ये पैरेलल है ना, दोनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ वुड बी सेम, तो ये पैरेलल हुआ ना सर। पैरेलल में आप या तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके सॉल्व करिए, डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए 2R मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2R प्लस ऑफ R। याद आया? ऐसा कैपेसिटर में भी मैंने काम किया था, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वहां पर सीरीज में ये काम होता था। यहाँ पर आप पैरेलल में ये काम कर रहे हो कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2, तो R कॉमन लेके एक R मर गया, तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ R, ये इतना आ जाएगा। अब ये इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो, सर्किट को सिंपलीफाई कर सकते हो फर्दर कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे, और ये वाला जो है आपका ये, और ये वाला ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला 2R/3 और ये वाला कितना होगा R, ये R एंड दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो 2R/3 और ये R, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2R/3 एंड दिस R आर अगेन इन सीरीज, है या नहीं है बेटा? सीरीज में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5R/3 प्लस ऑफ 2, है ना, 5R/3 आ जाएगा, करेक्ट है। 3 मतलब यू आर रिप्लेसिंग दिस टू रेजिस्टर बाय अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5R/3, ये 5R/3, ये वाला कितना हो गया R, ये वाला कितना हो गया R, एंड दिस वन इज अगेन R, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। Who will tell me how these two are connected? 5R/3 and this one, how are these two connected? Parallelly connected है। तो अगर ये parallelly connected है तो इसका जो R equivalent होगा, let me call this as R equivalent dash, so this will be written as 5R/3 multiplied by R divided by 5R/3 plus of R। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे R equivalent dash को, तो ये कितना हो जाएगा 5R²/3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8R/3। तो अनडाउटेडली 3 and 3 विल कैंसिल आउट, R से एक R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सर 5R/8। पहले यहाँ तक तो आ गया 5R/8, और आप बाकियों को ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ के बाद फर्दर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज ये जो आ गया ये 5R/8। अब नाउ दिस रेजिस्टर इज इन सीरीज विद अदर टू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ओम, करेक्ट है बेटा? अब देखिए फाइनली वी विल ऐड दिस 3, बिकॉज अब क्या होगा कि द सर्किट रिड्यूसेस टू ओनली 3 रेजिस्टर्स दैट यू हैव हियर, और ये जो रेजिस्टर्स हैं वो क्या क्या है, तो दिस इज 5R/8, दिस यू हैव R एंड दिस अगेन यू हैव R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R इक्विवेलेंट ये पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2R प्लस ऑफ 5R/8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16, 21R/8 मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। आप लोगों को याद होगा पोटेंशियल मेथड, डू यू रिमेंबर दैट? चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ, नोट नहीं करना, बस मुझे बताना। ये ऐसे लगा दिया और ये ऐसे लगा दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस मैंने बनाई है ये क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टर। और अगर कंडक्टर लगाओ तो कंडक्टर लगने से क्या होता है बच्चे? कंडक्टर के एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर ये पोटेंशियल कुछ कह देंगे आप x, तो दिस पोटेंशियल विल आल्सो बी x। अगर आप इस पोटेंशियल को y कह देंगे तो इसके हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल y y y, और यहाँ पर भी ये पोटेंशियल y होगा, ठीक है। तो आपको याद आया होगा। और ऐसे केस में हम क्या करते थे? तो ऐसे केस में हमें जिसके अक्रॉस निकालना होता था उसको हम साइड पे ड्रॉ कर लेते थे, और फिर उसके बीच में हम रेजिस्टर्स एकोमोडेट करते थे। तो एक रेजिस्टर x और y के बीच में, द सेकंड इज आल्सो इन बिटवीन x एंड y, द थर्ड वन इज आल्सो बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर होगा जो x और y के बीच में होगा, x और y, x और y, x और y के बीच में 3 रेजिस्टर आप कनेक्ट करेंगे, एंड ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स वुड बी इन पैरेलल। ये तीनों के तीनों रेजिस्टर कैसे होंगे? पैरेलल में। तो ये मेथड आपको मैंने कैपेसिटर में सिखाया था। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा, ओनली वन क्वेश्चन आई वुड आस्क ऑन दिस मेथड, क्योंकि मुझे आगे की वो चीजें सिखानी है जो आपको वहां पर नहीं सिखाया आपने, तो इसलिए इस पे जल्दी से बात करूंगा। तो सर मुझे एक बात बताइए कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, और ये एक आपका कंडक्टर यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। दिस इज R R R R R R R, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है R। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। और मैं आपको मेथड बता दूं फिर से, ये अभी जो मेथड मैंने आपको बताया उसी पे ये सॉल्व होगा कि आप बेसिकली पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल जो है, आपका जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स, उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को, और सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसके बीच में आप रेजिस्टर्स को ड्रॉ करिए, मतलब सर्किट को रीड्रॉ करिए इन बिटवीन दैट।
हो रहा है सर? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट पहले कोशिश करो। जहां पर कोई अननोन पोटेंशियल का पॉइंट मिले उसको कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। सर इस पॉइंट को मैं एक्स कह लूं तो इसको एक्स कह सकता हूं। तो बेटा हमें पी और क्यू के अक्रॉस निकालना है, तो पी और क्यू को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको सिखाया था। और जो अननोन पोटेंशियल वाला पॉइंट है इन बिटवीन एकोमोडेट कर दीजिए, इसको आप इन बिटवीन एकोमोडेट कर दीजिए। तो आप देखिए पी और एक्स के बीच में, पी यहां है, एक्स यहां है, तो ये एक रेजिस्टर इन दोनों के बीच में आ गया। फिर उसी तरह से पी और एक्स के बीच में द अनदर रेजिस्टर वी आर हैविंग हियर। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टर हैं विच इज बिटवीन पी एंड एक्स, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर, दीज आर टू रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड एक्स। ये एक रेजिस्टर क्यू और एक्स के बीच में, और ये एक रेजिस्टर क्यू और एक्स के बीच में। तो ये दो रेजिस्टर आपके क्यू और एक्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और एक फाइनली जो रेजिस्टर है वो पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड होगा, ये वाला देखिए। तो इसको पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और ये वाला रेजिस्टर कितना, ये भी आर। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आर और ये वाला आर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर बाई टू। ये वाला सॉल्व करेंगे तो दीज आर आल्सो इन पैरेलल, तो दिस विल अगेन विल बिकम इक्वल टू आर बाई टू। सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी हैविंग टू रेजिस्टर्स ऑफ आर बाई टू इन सीरीज, एंड द अनदर थर्ड रेजिस्टर वुड बी इन पैरेलल विच इज ऑफ आर। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये r by 2 and this r by 2 are in series. If you'll add them up, you will get the resistance of equal to r. तो यहाँ पर ये r आ गया, यहाँ पर ये r आ गया, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r by 2 ओम। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन हो समझ लीजिए कि वो कंडक्टर की बात हो रही है। Wherever you get a straight line means you are talking about the conductor. मान लीजिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 ओम है। This point of yours is P and this point of yours is Q. ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है बिटवीन पी एंड क्यू। फिर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा आसान मेथड ये लगेगा कि बिकॉज वी आर हैविंग कंडक्टर्स, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू बी सेम। तो इसलिए जो मेथड आपको सबसे आसान समझ आ रहा होगा यहाँ पर वो वही है कि आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लें और उससे आप सर्किट को रीड्रॉ करें। इससे क्या दिखाई दे रहा है कि सारे रजिस्टर आपस में पैरेलल आ रहे हैं क्या आप लोगों के? यस सारे बेटे रेजिस्टर्स अगर पैरेलल आ रहे सारे हैं। ही पैरेलल में आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट क्यू है ना बेटा, तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक द कंडक्टर इज सेम विदाउट एनी रेजिस्टर और कैपेसिटर इन बिटवीन, तो ये भी क्यू होगा। तो ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा विदाउट एनी डाउट। As long as you are having the same conductor, the potential or the value of the potential at every point of it will be same. ठीक है, इसी तरह से अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से आप चलिएगा, यहाँ से आप चलिए तो ये वाला पॉइंट अगर P है तो यहाँ से ये P आएगा, और यहाँ से अगर ये P आएगा तो यहाँ पर भी P आएगा, तो दिस विल बी P एंड दिस विल आल्सो बी P। अगर आप सारे रेजिस्टर को अच्छे से देखो तो ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q। ये वाला रेजिस्टर देखो P और Q, इस वाले को P और Q, इस वाले को P और Q, इस वाले को भी P और Q, इस वाले को भी P और Q। इसका मतलब P और Q के बीच में सारे रेजिस्टर कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, P और Q, P और Q, P और Q, P और Q, ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल सा सवाल, सारे के सारे पैरेलल हैं। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 4 ओम है और 3 ओम है। कहीं पर भी किसी को बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसका अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 2, 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि इसको आप 1 ओम लिख सकते हैं और 4 को आप 2 ओम लिख सकते हैं, और ये 3 है आंसर। चलो देख लेते हैं आंसर, ये 3 ओम आ जाएगा। तो आप 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3। तो सॉल्व करेंगे आप तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर
आगे बढ़ते हैं। एक और वैरायटी हमने कैपेसिटर के केस में भी सीखा था, जिसपे मैं यहाँ पे भी बात करूंगा। वो याद करो, इनफाइनाइट लैडर, याद आ रहा है? इनफाइनाइट सर्किट या इनफाइनाइट Yes, लैडर, है ना? sir. उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि याद आ जाए, फिर उसके बाद जो एडिशनल चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो एक इनफाइनाइट लैडर की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ यहाँ ये ऐसे, यहाँ यहाँ ये ऐसे, यहाँ यहाँ ये ऐसे, इस तरह से दिस कॉम्बिनेशन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, ये इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज अप टू इंफिनिटी, दिस कॉम्बिनेशन रिपीट्स अप टू इंफिनिटी। और मान लीजिए कि रेजिस्टेंसेस आर 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 आर, मान लो फॉर एग्जांपल आर 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 ले लेता हूँ पहले केस में। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। वी हैव टू फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q, R इक्विवेलेंट अक्रॉस P एंड Q। तो इसमें आपको मेथड क्या सिखाया था? अक्रॉस P एंड Q मेथड क्या सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो द पैटर्न विच रिपीट्स इटसेल्फ टिल इंफिनिटी, उसका एक आप यूनिट रहने दीजिए और बाकियों का आप रिप्लेस कर दीजिए बाय सम वैल्यू एंड लेट दैट वैल्यू बी इक्वल टू x। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये आपका ये ऐसे और यहां से ये ऐसे x, ठीक है, ये x हो जाएगा, ये r। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप पूरे इंफिनिटी तक के पैटर्न को x से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर जो p और q के बीच में r इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, दैट विल आल्सो बी एग्जैक्टली इक्वल टू x, अगर आपको याद आए तो। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो x और r आपस में पैरेलल में है और उसके साथ ये r सीरीज में है। देखिए इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं या रीड्रॉ कर सकते हैं, x एंड r इज इन पैरेलल, तो इसको आप लिख सकते हैं x r डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ r, और इसके साथ ये वाला सीरीज में, तो दिस इज P एंड दिस इज Q। तो यहां से आप R इक्विवेलेंट को फर्दर क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट यू कैन राइट इट एज R प्लस ऑफ x r डिवाइडेड बाय x प्लस r। एम आई करेक्ट बेटो? और R इक्विवेलेंट मैंने क्या बोला कि बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर, तो अगर इंफिनिटी में इफ विल ऐड अप वन यूनिट देन इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, इट विल रिमेन एज x ओनली। मतलब यहाँ तक का रेजिस्टेंस इंफिनिटी तक का x है, तो उसमें अगर एक यूनिट ऑफ फर्दर आप ऐड भी कर दें तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, इन द रेजिस्टेंस। तो इसको आप x लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज r। तो इसको सिंपलीफाई भी कर लीजिए साथ साथ, तो आप इसका एलसीएम लिखेंगे x प्लस r, यहाँ पर आप लिखेंगे x r प्लस ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x इंटू r, ये x r। इसको आप सॉल्व करिए तो x स्क्वायर प्लस ऑफ x r इज इक्वल टू 2x r प्लस ऑफ r स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक एट द सिंप्लीफिकेशन, देख लेना मैं कुछ गलती ना करूं। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर माइनस ऑफ, ये इसको इधर ले आइए तो दिस विल बिकम x r, एंड इसको भी इधर ले आइए तो माइनस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल r की या x की वैल्यू? हुज वैल्यू वी आर सपोज टू फाइंड आउट? X, sir. x sir, so it is the quadratic equation in terms of x, ये quadratic equation है in terms of x, तो x की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर। तो x will be equal to माइनस ऑफ b, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ r प्लस ऑफ अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर r, माइनस ऑफ 4 इंटू a इज नथिंग बट 1 इंटू c माइनस ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज नथिंग बट 1। इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और एक ही रूट आप कंसीडर करेंगे क्योंकि आपके जो x है मतलब रेजिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बिकम नेगेटिव, तो इसलिए आप एक ही रूट कंसीडर करेंगे। तो एक ही रूट कंसीडर होगा पॉजिटिव वाला, इसीलिए मैंने एक ही रूट की वैल्यू यहाँ पर लिखा है। ये एक रेजिस्टर, 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 ये यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ पर पॉइंट Q है। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये अप टू इंफिनिटी। आपको बताना आर इक्विवेलेंट, यू गोना टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। सर आप यहाँ से रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर आप लेंगे 1 ओम, 2 ओम, और यहाँ पर आप चले जाइए तो यहाँ पर आप x मान लीजिए, ठीक है, ये x, ये 2 और ये 1, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है ना, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो इस केस में आप क्या करेंगे सर? इस केस में x और 2 पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो मैं आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x। आई होप सबने कर लिया बेटा यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट मतलब ये है बच्चे, आर इक्विवेलेंट मतलब ये है, और इसको हम फर्दर अभी भी x लिख सकते हैं। तो ये x विल बी इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करो तो 2 प्लस x प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x। सर साथ साथ सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3x, यहाँ से हो जाएगा ना,
देख लेना मैं कुछ गलती ना करूं। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, एम आई करेक्ट? ठीक है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो देखिए एक्स की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1, तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1, माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, अब जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट विल बी योर आंसर। आंसर 2 आएगा, बिल्कुल सही हो गया। भाई सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके, तो बेटे आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।